नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर जो सामाजिक कम सियासी ज़्यादा है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सामाजिक बोर्डों का गठन किया था और उन बोर्डों के चलते हर जाति बिरादरी के एक प्रमुख व्यक्ति को उसका मुखिया बनाया था। जैसे अगर धोबी समाज है तो उनका एक अध्यक्ष बना दिया, सामाजिक मंडल। इसके बाद अगर नाई समाज है तो केश कर्तनालय का जो था शिल्पकार, वो बोर्ड बन गया। फिर मटके बनाने वाले हम कुम्हार की बात करें तो उनका एक बोर्ड बन गया। ऐसे उन्होंने तमाम बोर्ड बनाए और उनके अध्यक्षों को उसमें नियुक्ति दे दी जो प्रमुख लोग थे। और चुनाव के दौरान सबको ये कहा गया कि अपनी अपनी समाज के बीच में जाएं और चुनाव जिताने के लिए काम करें। सबने काम भी किया। उसमें लाडली बहना की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी चौथी बार फिर सरकार में आ गई और सरकार में आने के बाद जो मुख्यमंत्री का कबूतर था, बाज था, वो मोहन यादव के सिर बैठा और शिवराज सिंह चौहान सत्ता से बाहर हो गए। अब शिवराज सिंह चौहान के बनाए हुए जो सामाजिक बोर्डों के अध्यक्ष थे, जाहिर है कि वोट मिल गया तो पहचानते नहीं। जिन्होंने वादा किया था वो सरकार के बाहर थे और मोहन यादव जी ने 2 साल के भीतर सबको विदा कर दिया। तो सामाजिक बोर्डों में एक गाना है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। राजनीति में इससे फिट गाना कोई नहीं हो सकता। वहाँ कार्यकर्ता से लेकर जो जिसको है वो इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद उसको छोड़ देता है। कार्यकर्ता वोटर को इस्तेमाल करता है, कार्यकर्ताओं को वार्ड के पार्षद इस्तेमाल करते हैं, वार्ड के पार्षदों को जिले के लीडर इस्तेमाल करते हैं और जिले वालों को संभाग के लीडर इस्तेमाल करते हैं और संभाग के लोगों को प्रदेश के, और उसके ऊपर जाए तो फिर संभाग या प्रदेश वालों को दिल्ली के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इस्तेमाल की मैंने कड़ी बताई, कड़ी दर कड़ी, जो उसकी एक तरह से हायरार्की है। तो इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे। वोट मिल गया है तो पहचानते नहीं। आज इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के सामाजिक सरोकार से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता श्री कमल राठी जी, IND24 के कंसल्टिंग एडिटर और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, और इसके साथ दिल्ली से हमारे राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं नागेंद्र सिंह परमार जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत दिल्ली से, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले जो पुरोधा हैं, जो मठाधीश हैं, जो बड़े बड़े जैसे कहते हैं ना खिलाड़ी खिलंदड़ लोग, वो दिल्ली में ही है। दिल्ली उसका समंदर है और बाकी राज्य तो उसकी छोटी छोटी नदी और पोखर हैं। इसलिए चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी आपके साथ कि वोट मिलने के बाद सरपंच नहीं पहचानता अपने गांव के वोटर को, वो भी पैसे लिए बगैर काम नहीं करते। इसके बाद आप देखो, कुछ ईमानदार भी है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर विधायक भी अपने लोगों को नहीं पहचानते, और फिर ये क्रम जो मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा कि दिल्ली तक जाता है। आपकी राय, वोट मिला तो पहचानते नहीं, ये सब जगह लागू होता है, ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक। आप इसे किस ढंग से देखते हैं? मध्य प्रदेश का संदर्भ यह है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक नेताओं को उनके जाति बिरादरी के बोर्ड बनाए, अध्यक्ष बनाया और उसके बाद उनको हटा दिया गया। नागेंद्र जी। जी जी राघवेंद्र जी, आपने जी। बिल्कुल ठीक कहा। ये किसी एक प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ये सभी प्रदेशों का मुद्दा है और देशव्यापी ये बात है। एक फिल्मी गाने से मैं अपनी शुरुआत करना चाहूंगा, उसकी कुछ चंद लाइनें याद आ रही हैं जी। कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। देखिए, होता क्या है कि जब वोट से ज्यादा वोटर्स की चिंता की जाती है, वोटरों को ध्यान में रख के रणनीति बनाई जाती है, तो उसमें ऐसा ही होता है, क्योंकि उसमें जो मुद्दे होते हैं वो गौण हो जाते हैं। जी। अब मुद्दों की राजनीति की बताए, जब आप वोटरों को साधने के लिए जाति पाति की राजनीति करेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए खाका खींचेंगे, तो इसी तरह की चीजें नजर आती हैं कि जब चुनाव सर पे है तो जातियों को में और वर्गों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग रणनीतियां बनती हैं और सत्ता हासिल हो जाती है उनके दम पे, तो फिर मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाली बात आनी होती है। राजनीति में कुछ समय पहले तक सुचिता और एक अकाउंटेबिलिटी एक चीज हुआ करती थी। नेता अपने कहे को पूरा करने की कोशिश करा करते थे, लेकिन वो अब बीते कुछ समय से खत्म सी हो गई है करीब करीब, आप ये मान के चलिए। अब सत्तासीन दल में भी स्थिति ये है कि सत्तासीन दलों में भी
जो सत्ता के केंद्र में है और वो किसी वजह से इधर से उधर हो गया, तो अगला कोई सत्ता का केंद्र आता है, सत्तासीन दल का ही नेता, तो वो तेरा वादा और मेरे वादे में चीजों को बदल देता है कि ये तेरा वादा था, ये मेरा वादा है। वो अपने वादे पे ज्यादा ध्यान रखता है, वो पहले के किए गए वादों पे कम ध्यान रखते हैं। और मुझे इस पे एक राजनीतिक चुटकुला भी याद आ रहा है, मैं जी अपनी बात रखना चाहूंगा जी कि कोई एक व्यक्ति चुनाव जीत गया, उसके बाद 5 साल तक उसने अपने घर में कार्यकर्ताओं का, जरूरतमंदों का आना बंद कर दिया, समस्याओं का सुनना कतई बंद कर दिया। अगले चुनाव के दौरान उसने अपने कुछ खास लोगों को कहा कि आप एक जनसभा करो, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, दोबारा मुझे चुनाव लड़ना है। तो उसके खास सलाहकारों ने कहा कि साहब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जनता बहुत नाराज है। बोला कोई बात नहीं, आप मंच सजाओ, लोगों को बुलाओ। लोग भारी संख्या में आए क्योंकि उनमें नाराजगी थी और रोष थी। मंच पे आते ही उसने सबसे पहले कहा कि मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ और आप मुझे जो कहना चाहें भला बुरा वो कहिएगा, लेकिन मेरी सिर्फ 4 लाइन नहीं सुनिए कि बड़ी मुश्किल से मैं विधायक बना, तो मेरा सबसे, या मतलब मैं नेता बना, सबसे पहले मेरा काम था कि मैं अपने आप को संपन्न करूं। जब अपने को संपन्न नहीं करूंगा तो आपको कैसे करूंगा? मेरे 5 साल इसी में निकल गए। अब की बार मौका दीजिए, अब की बार आपका ही नंबर है। अगली बार फिर इस तरह का हुआ कि 5 साल वो फिर रहा, फिर जनता से दूर रहा, दरवाजे बंद रखे उसने, कुछ काम नहीं हुआ। अगला चुनाव आया तो उसने कहा अपने खासे खासों को कि मंच सजा दो। उन्होंने कहा कि साहब लोग बहुत मरने मारने को तो आ रहे हो। बोला कोई बात नहीं, आप मंच सजाओ, वो मैं भुगतूंगा। जाते उन्होंने लोगों से कहा कि आपको जो भला बुरा है कहना है मुझे कहिए, मुझे तो सिर्फ 4 लाइन कहनी है, उसके बाद मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। उसने कहा कि देखिए, पहली बार आपने मुझे सत्ता सौंपी तो पहली बार मैंने अपने आप को सुदृढ़ किया, अपने आप को मजबूत किया। उसके बाद मेरे जो रिश्तेदार थे उनका मुझ पे बहुत दबाव था कि आप इतने सत्ता के केंद्र में हैं और फिर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैंने 5 साल उनको स्टेब्लिश करने में लगा दिए। अब मैं संपन्न हो गया, मेरे रिश्तेदार संपन्न हो गया, बचे कौन है? अगला नंबर आपका ही है। किसी और को भी अगर आप मौका देंगे तो वो भी 10 साल मेरी तरह ही लेगा, तो अब मेरा अगला नंबर है। तो जनता को तो बरगलाना नेताओं को आता है, और वो 5-5 साल के टर्म को किस तरह अपग्रेड करते हैं वो इस चुटकुले में दिखता है। हालात यही है राघवेंद्र जी। जी। तो कुल मिलाकर पहली बार खुद के खर्च किए हुए पैसे निकाले 5 साल में और जनता से कोई संवाद नहीं। दूसरे बार में उसने अपने बीवी बच्चों के साथ साले और ससुराल पक्ष को संपन्न किया और कहा कि तीसरी बार अब आप मुझे वोट दीजिए, अब मैं आपका भला करूंगा। पता नहीं फिर उन्होंने अगली बार कौन सा बहाना बनाया होगा, क्योंकि ये लतीफ़ा है और लतीफ़ा ये हमें लगता है कि बिल्कुल फिट है। मैंने कहा कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, और योगी राज जी ये पंचायत से पार्लियामेंट तक नहीं बल्कि पंचायत से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक आप देखिए कि अमेरिका में भी यही हो रहा है, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो कई बार ये होता है कि राजनीति में अक्सर लोग कहते हैं कि आप हमको एक बार ठग सकते हैं, 2 बार ठग सकते हैं, आप जिंदगी भर किसी को नहीं ठग सकते। लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में सफल राजनेता वो होता है जो अपने वोटर को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने फॉलोअर्स को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, नागेंद्र जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, जो जीवन भर ठगना जानता हो वो सबसे सफल राजनेता होता है। तो सियासत में आप देखिए कि हर बार कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी वो लेकर आते हैं और फिर लोग उनको वोट दे देते हैं, चाहे वो धर्म का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, गरीबी हटाने का मुद्दा हो। आप देखिए कि लोग ठगते जाते हैं और लोग ठगाते जाते हैं। ये भी एक खेल है। आप इसे कैसे देखते हैं? वोट मिला तो फिर लोग पहचानते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। उस ठगी को अब ऐसा अमली जामा पहना दिया गया है कि वो अब ऐसा लगता अधिकार हो गया। अब जैसे ये तरीका जो लाडली बहना को राशि देने का, ये भी क्या है? ये भी वही है जी। आप आखिर आप लालची तो दे रहे हो। आप बिहार में 10,000 रुपये दिए आपने, ये भी उसी का एक अगला। इंदिरा गांधी जी आज से 70 के दशक की बात में कहती थी कि हम गरीबी मिटा देंगे, वो गरीबी आज तक नहीं मिटी और उनकी गरीबी ज़रूर मिट गई। तो कहने का अर्थ है कि ये सब अपने हथकंडे रहते हैं नेताओं के। उनको पता है कि किस समाज में किस जाति के, क्योंकि जब से जातिगत राजनीति शुरू हुई है पूरे देश में, उनको सब जाति का हिसाब पता है। अब तो टिकट बंटने के पहले इस बात ये आधार होता है कि किसको वहाँ टिकट मिलेगा, किसकी जाति के कितने वहाँ वोट बैंक हैं, उसी को टिकट मिलेगा। फिर ये देखा जाएगा कि साहब कौन सा समाज नाराज है, उसको एक छोटी सी कोई पोस्ट पकड़ा दो। अब पोस्ट में भी वो उसको कहा जाता है कि आप पूरी समाज का आपको नेता बनाएगा, आप अकेले संतुष्ट नेता को करना है। वो नेताजी संतुष्ट हो गए, समाज उनके आगे पीछे घूमने लग गया। तो ये जो टैक्टिस चली आ रही है ये उसी का हिस्सा है। आप कल्पना कीजिए राघवेंद्र जी, जब 70-80 के दशक की आप बात करो
बड़ी मुश्किल से विधानसभा चुनाव में 2-3 उड़न खटोले दिखते थे। उसमें एक राजमाता विजयराजे सिंधिया जी का, वो अक्सर उसी से जाती थी, या तो कोई बहुत बड़े सेंट्रल से कोई मिनिस्टर आता था जी। और कभी कभी चीफ मिनिस्टर भी पूरे मध्य प्रदेश का दौरा नहीं करता था जी। वो जब एक बार आता था 5-10 साल में, तो लोग कहते थे साहब फलाने सन में चीफ मिनिस्टर साहब आए थे। लेकिन ये धीरे धीरे ये प्रयोग बदलना पड़ा है, क्योंकि लोगों को कहने लग गए कि सब 5 साल बाद चुनाव आते हैं तब नेताजी आते हैं। अब उस टैक्ट में थोड़ा चेंज आया, नेताजियों को लगने लगा कि नहीं साहब 5 साल वाला फार्मूला नहीं चलेगा, तो नेताजी फील्ड में जाने लग गए। अब नेताजी फील्ड में भी जाने लग गए। अब मुख्यमंत्री जी को लगा अब क्या, तो फील्ड के लोगों को सीएम हाउस में बुला के पंचायतें होने लग गई। उन्होंने कहा साहब अब जो है कुशवाहा समाज की पंचायत अब सीएम हाउस में होगी। उन्होंने कहा साहब केश कर्तन जो आप जिसकी बात कर रहे हैं उनकी पंचायत सीएम हाउस में होगी। लोग कल्पना कीजिए कि वो लोग जिन्होंने मुख्यमंत्री नहीं देखे थे उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, अब वो आदमी आके यदि सीएम हाउस में आके खाना खा जाए तो उसके उत्साह का क्या वो रहेगा आलम, वो तो बिल्कुल कूदे कूदे फिरेगा, अरे साहब हम तो मुख्यमंत्री जी के साथ। यही तो ठगने की नई नई विधा है, जिसे लोग कहते हैं ना कि साहब अब कौन से तरीके से आप ठगोगे, तो वहां तो वो किताब लिख दें ठगी की कि किस तरह से वोट, हम उसको ठगी कह रहे हैं। उनकी पॉलिटिशियन राजनेताओं की भाषा में वोट पाने के तरीके कहते हैं, जिसको कहते हैं कि चाय पे चर्चा, उसके लिए पीके को बुलाते, कोई किसी को बुलाता है। तो ये नुस्खे हैं हमें लगता है जी। नहीं नुस्खे, और एक नुस्खा आजकल और है, अरे आओ बुलाओ सबको बुलाओ, फोटो खिंचाओ, खुद ही प्राय स्पॉन्सर्ड। तो उसमें अब जिसके साथ फोटो खिंचाए जिस जनता की किसी आदमी का, उसके लिए तो वो धरोहर होगी जीवन भर की। साहब मैं गया था मुख्यमंत्री जी ने मेरे साथ फोटो खिंचाया, तो ये सब उसी के हिस्से हैं, उसी स्ट्रेटेजी के। और इसीलिए आप ये देखिए जितने यहाँ पे बोर्ड बनाए पिछले शिवराज सरकार ने, उन बोर्डों में कुछ एक ढिले का काम हुआ तो बताएं, या बोर्ड ने अपनी सार्थकता भी साबित की हो तो बताएं। अब केश कर्तन बोर्ड, माटी कला बोर्ड और ऐसे ऐसे नाम जिनका मतलब पहली बार जिनका जिक्र हुआ, ना उनका कुछ उपयोग समझ में आया, ना उन बोर्ड के बनाने से कुछ समाज में कोई दिशा निर्देश कुछ मिले हो, कुछ लाभ मिला हो, वो भी आज तक समझ में नहीं आया। अब आप जैसे विद्वतजन ये कहते हैं कि समझ में नहीं आया, तो ये तो फिर बहुत ही गड़बड़ बात हो जाएगी। दरअसल मकसद था वोट हासिल करना, तो वो समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो तो वोट के लिए उन्होंने बनाया था, वोट उनको मिल गया तो समझ में आ गया उनको। आप और हम उसको नहीं समझ पा रहा, लेकिन वो राजनेता लोग देखते कहीं और निशाना कहीं मारते हैं, पत्थर कहीं मार उछालते हैं और आवाज़ कहीं और से आती है। तो मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक लोग हैं उनके सियासी रंग बहुत अलग होते हैं। लेकिन राठी जी, दरअसल जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो पंचायत की बात योगीराज जी ने की, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने सियासत में कई नवाचार किए। उस नवाचार में ये भी था कि जो भी बिरादरी है, जो भी लोग हैं, उनको सीएम हाउस बुलाया जाए और उनके साथ बैठक की जाए, पंचायत लगाई जाए और उनसे बातचीत की जाए। उसमें आप देखिए काम वाली बाइयों तक की पंचायत हुई, वहाँ हमाल जिसे पल्लेदार कहते हैं उनकी पंचायत हुई सीएम हाउस में, और उनको दिन भर वहाँ रखते और भोजन कराते और उनके बीच में रहते। और वो जो फोटो खींचते हैं योगीराज जी, उसमें भी एक फार्मूला है, एक फ़ोटो खिंचा सीएम हाउस में और वो फ़ोटो फिर मल्टीप्लाई होकर गांव-गांव तक जाता है। तो सीएम हाउस का फ़ोटो गांव-गांव तक उस मुख्यमंत्री की उपस्थिति दर्ज कराता है। अब उन घरों तक मुख्यमंत्री पहुंच गए। आप देखिए, ये भी एक फार्मूला है जो जिसको हम समझ नहीं पाते। अब वो उस समय जो मैंने कहा कि काम वाली बाई और पल्लेदारों की भी बैठक हुई, यहाँ जो सामाजिक संगठन बोर्ड बने थे उसमें कुशवाहा समाज यानी काछी जिसको कहते हैं, जो सब्जी लगाते हैं, सोनी समाज, साहू समाज, मीना समाज, कीर समाज, विश्वकर्मा समाज, जाट समाज, रजक समाज, पाल समाज, गुर्जर समाज, जैन समाज और नाई समाज जैसे कई बोर्ड बने। और उसका एक ही मकसद था कि हमको वोट दिला दो। और वोट मिलने के बाद कौन पहचानता है? अब बात गई 5 साल के लिए। आपकी राय, इस पूरी बातचीत को आप किस ढंग से देख रहे हैं? ये जो सामाजिक संगठन बने थे, बोर्ड बने थे, जाहिर है कि उनका वादा शिवराज सिंह चौहान ने किया था। मोहन यादव जो वादे करेंगे उसको पूरा करने की बात करेंगे। मोहन यादव जी सिर्फ एक बात में फंसे हैं, वो है लाडली बहना। उसको वो कम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको जैसे ही कम करेंगे वैसे ही वोट का ग्राफ धड़ाम से नीचे आएगा। आप कैसे सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल। आप हम हिंदुस्तान को देखते हैं, आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद भी देखेंगे तो जाति बिरादरी वाला एक वोटिंग का पैटर्न हमारे भारत देश में रहा। इसके बाद एक वोटिंग पैटर्न जो साउथ का हम देखते हैं, तो उसमें फिल्मों के जो अदाकार होते थे, बड़े बड़े हीरोज होते थे, बिल्कुल उनको बहुत प्रभावी होते थे, इन्फ्लुएंशियल होते थे,
जिसको हम आज की सोशल मीडिया की भाषा में इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स का भी एक दौर साउथ में चला। प्लस ये 1 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो चावल और अन्य ऐसी गतिविधियां बहुत सारी आंध्रा और उस तरफ तमिलनाडु में काफी अच्छी से चलती रही और सक्सेसफुल मॉडल के रूप में, जो पायलट प्रोजेक्ट हम कहेंगे, सक्सेसफुल मॉडल के रूप में था। तो हिंदी बेल्ट में कुछ मॉडलों की कमी थी, सामाजिक पैटर्न के अलावा अन्य पैटर्न नहीं मिल रहा, तो मध्य प्रदेश उसकी एक नई प्रयोगशाला बना, उसने लाडली बहन योजना लाया। साथ में जो आपने कहा कि पंचायतों के साथ में अलग अलग समाज के बोर्डों का गठन, उन गठन के साथ में एक गाड़ी, एक ड्राइवर और थोड़ी सी सुविधा जो दे दी कि बाकी चुनाव बाद देख लेंगे, तो उस समाज को जब एक आकर्षण लगा कि नहीं यार ये हमारे प्रति कुछ संवेदना रखती है जो सरकारें हैं, तो हमें इनकी तरफ रुझान रखना चाहिए और अपना वो बहुमूल्य वोट उधर देना चाहिए। तो एक ढंग का हम लालच खेलें या एक ढंग का आकर्षण खेलें। और इसके अलावा जो लाडली बहन, लेकिन लाडली बहन योजना ऐसा एक सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट रहा जो देश भर में फैल गया। अब ऐसा कोई नहीं, अब वैल्यू बढ़ती जाएगी। 1,000 से चालू हुआ वो 10,000 और 10,000 का 20,000 बन जाएगा। अमेरिका तक भी चला गया, वहां भी फ्री बिजली पाने की बात हो रही है। नहीं बिल्कुल, तो ये जो मॉडल है, एक फ्रीबीज का जो मॉडल है, पूरे देश में, पूरे विश्व में भी उसको आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिल रहा है। और अभी का इस वक्त का सबसे अच्छा मॉडल उसी को कहें तो ये जो दूसरा सामाजिक ताने बाने वाला जो मॉडल था, इसके बहुत सफलता इसके आगे थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए बाकी स्टेट्स इसको अभी अपना नहीं पाए। लेकिन ये वाला पायलट प्रोजेक्ट बहुत जल्द आपको सभी स्टेट्स में दिखेगा, चुनाव के आसपास ये बनेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे कंटिन्यू रहेगा, सुविधाएं कुछ कम कर देंगे, क्योंकि अब देखिए लाल बत्ती लगभग ना के बराबर है, अलाउड नहीं है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स हैं। तो ये लाल बत्ती एक आकर्षण होती थी, चाहे गाड़ी स्कूटर क्यों ना हो, लेकिन वो अब चूंकि वो नहीं होती तो एक आकर्षण थोड़ा सा कम होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी एक अलग से कोई दफ्तरों की व्यवस्था और थोड़ा सा हो जाए तो ये वाला मॉडल भी पूरे विश्व में, पूरे देश में और सब जगह लागू हो जाए। अब लाल बत्ती से आगे निकल गया मॉडल। नागेंद्र जी ने अपने किस्से में बताया था कि पैसा कमाने की बात वो कर रहे हैं कि मैंने जो पैसा खर्च किया था वो मैंने कमाया इन 5 सालों में। सर इस अगले मॉडल बार में कोई पैसा तो बजट तो बनेगा नहीं, जब तक है गाड़ी घोड़ा ड्राइवर नौकर चाकर, इतना ज्यादा बजट नहीं होगा, तो इसमें बहुत पैसे कमाने की गुंजाइश नहीं। फिर हम राजनेताओं को कम आंक रहे हैं। एक राजनेता होते पद देने वाले, एक होता पद लेने वाला। ये जो पद लेने वाले भी कम नहीं होते, ये खंबे से भी कुछ ना कुछ नोच सकते। हमको लगता है कि सामाजिक संगठन बोर्ड के अध्यक्ष बनकर क्या करेंगे वो, लेकिन वो सब जगह पोल और टोल खोल लेते हैं। लेकिन मैं आ रहा हूँ नागेंद्र जी आपकी तरफ। दरअसल ये जो इंडियन बग है, वायरस है, ये दुनिया में फैल रहा है, जो फ्रीबीज की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बार अटल जी ने कहा था कि पहले गुंडे आया करते थे नेताओं के पास मदद मांगने के लिए कि साहब पुलिस ने पकड़ लिया था, छुड़वा दीजिए, पुलिस पीछा कर रही है, बचा दीजिए। फिर राजनेताओं की मदद के बाद राजनेता उनसे मदद मांगने लगे कि चुनाव आ रहा है, पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लो और हमारे पक्ष में वोट डलवा दो। फिर गुंडों को लगा कि हमारी वजह से जब ये राजनेता चुनाव जीतते हैं तो क्यों ना हम इलेक्शन लड़ लें। फिर गुंडे चुनाव लड़ने लग गए और फिर गुंडे चुनाव लड़के विधानसभा लोकसभा में जाने लगे। एक किस्सा तो ये हुआ। लेकिन सवाल ये कि ये जो ठगने वाला मामला है वो ठगी का, चाहे आप उसको फ्रीबीज की बात करें, ये भी एक किस्म की रिश्वत है। आज नहीं तो कल कोर्ट या इस पर लोग बात करेंगे कि जो भी पार्टियां अपने घोषणा पत्र में मुफ्त की चीज़ों की घोषणा करेगी वो बताए कि वो बजट कहाँ से आएगा, क्या वो अपने घर से लगाएंगे, क्योंकि सारी सरकारें कर्ज में डूबी हुई हैं, राज्य से लेकर केंद्र तक, भारत की सरकार से लेकर अमेरिका की सरकार तक कर्ज बेतहाशा बढ़ा हुआ है। आपकी राय, जो लालची होता है अक्सर वही ठगा जाता है, तो क्या वोटर लालची हो रहा है या कुछ और बात है? आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी। जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये वोटरों को लुभाने के लिए तो है ना। हमारे यहाँ तो आम धारणा में भी एक प्रचलित चीज है ना कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। हम तो इस धारणा के साथ बड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी को तभी तो लुभाया जाता है राजनीति के द्वारा जब वो लुभने के लिए तैयार रहता है करने के लिए। और आप इस चीज को ये देखिए कि जब देश का आम जन माननीयों के साथ महज फोटो भर खिंचाने से और उनका हालचाल पूछने से उन पे वारी वारी जाऊंगा, तो क्यों ना माननीय उनको लुभाने और ठगने के नए नए तरीके खोजेंगे। और उसके बाद तो फिर वही एक और फिल्मी गाना मुझे याद आता है कि वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा साधा। तो ये बंदे सीधे साधे नहीं है, वोटर भी बहुत चतुर हो गया है। उसको मालूम है कि ये चुनाव के
मौके पर ही राजनेता पकड़ में आते हैं, जितना इनको निचोड़ सकते हैं निचोड़ लिया जाए। सारे वो वादे करवाते हैं, कुछ पूर्ति भी होती है, कुछ पैसे भी लेते हैं, कुछ सुविधाएं भी लेते हैं, और उसके बाद उनको पता है कि अब 5 साल ये ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। कई जगह तो युवराज जी हमने देखा कि पोस्टर लग जाते हैं, गुमशुदा की तलाश, लापता सांसद, लापता विधायक मिल नहीं रहे। तो ये सीधी सी बात है कि अब वोटर भी लालची हो गया, उसको मालूम है कि अब पैसा लो और वोट दो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अलार्मिंग है, खतरे की घंटी है। लेकिन देखते हैं कितने दिन तक ये चल पाता है। आपकी राय? वोटर का असल में क्या है कि उसको पता है ये काम धाम तो कुछ कराएंगे नहीं, तो प्रेसिडेंट को जो मिल रहा है वही ले लो। थोड़ी सी मानसिकता ये भी हो गई, क्योंकि आप जाइए किसी भी मंत्री के पास, किसी भी विधायक के पास, वो काम करेगा बाद में, वो 10 बहाने पहले लगा देगा। अरे साहब इसमें ये दिक्कत है, अभी साहब अगले उसमें कर लेंगे, थोड़ा और रुक जाओ थोड़ा। वो बेचारा 5 साल इसी में ही घुमड़ता रहता है, उसका काम होगा कब। तो ये जो मेंटलिटी जो बनी है, मजबूरी में इनको, सरकार को भी ये सोचना पड़ा, और मतदाता ने को भी ये सोचा कि चलो ठीक है, लाडली बहना के 12,000, 15,000, 18,000 रुपये साल आ रहे हैं, किसान निधि के 6 दूनी 12,000 आ रहे हैं, ऐसा करके 20-25 हज़ार रुपये साल का यही आ रहा है। तो सबके स्वार्थ बदलें। इस 20-25 हज़ार साल में कितनी बड़ी ताकत देते हैं हम, उनको सत्ता में पहुंचाते हैं, वो हमारे फिर बाद में भाग्य विधाता बन जाते हैं। तो ये सवाल यही है कि पैसे लेने देने का चलन, चाहे चुनाव के साथ आपत्ति करे, सुप्रीम कोर्ट करे या कोई बात हो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। वरना ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि एकदम से अब ये चर्चा थोड़ी सी गंभीर हो रही है, फिर ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये घुन की तरह है, आज नहीं तो कल आपको ये मुफ्त की चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। कम से कम चुनावी साल में मुफ्त की घोषणाएं बंद ना की जाए, इसके लिए चुनाव भी कोई राय बनाए। बंद की तो बात छोड़िए, बंद तो छोड़िए आप, 10,000 की बिहार में घोषणा की सरकार ने, वो तेजस्वी ने 30,000 की घोषणा कर दी। हाँ, वो तो फिर जब 6,000 रुपये किसानों को किसान सम्मान निधि देने की बात आई थी, तब राहुल गांधी ने कहा था 6,000 रुपये तो मैं हर महीने दूंगा। ये तो साल की 72,000 रुपये साल की। मैं वही बात पूछूंगा राठी से कि दरअसल घोषणा करने में कोई पीछे नहीं रहता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पिछले बार आए थे अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था कि हम 6,000 रुपये प्रति माह देंगे, यूपी जब इलेक्शन होंगे तो घोषणा करेंगे लाडली बहनों को। तो मुफ्त का चंदन घिसमेरे नंदन, लेकिन इससे होगा क्या? देश का बजट कहाँ जाएगा, कर्ज कहाँ जाएगा? आपकी छोटी सी टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल, इससे कोई लोकतंत्र को भी खतरा है और साथ में देश की आर्थिक व्यवस्था को भी ठगने का मतलब पूरी व्यवस्था है। लेकिन आप ये देखिएगा कि इसमें घोषणा से काम नहीं होगा। जो सत्ता में सब दल बैठा है, वो दल चूंकि डिलीवर कर पा रहा है, वो ही सत्ता में अब बना रहेगा। अपोजिशन पार्टी ये 1,000 कहे, वो 20,000 कहे, वो जनता नहीं ठग रही। जनता कह रही जो मिल गए वही, और ये नहीं को आगे करो कि यही हमें आगे भी दे जाएंगे। और अब उसमें डबल इंजन की सरकार भी जुड़ती है। तो जहां डबल इंजन की सरकार और साथ में अगर वो सत्ता में है, तो आप समझिए कि अब विपक्ष को वहां पर कितना ही कर ले, वो घिस घिस के चंदन ही करता रहेगा, लेकिन कोई सत्ता मिलना सबसे कठिन काम हो गया। क्योंकि जो पॉलिसीज है, जो मॉडल है, वो आप पैसे दे के वोट बटोरने का मॉडल है, और उसी मॉडल पे पूरी दुनिया में, चाहे ट्रंप हो चाहे हमारा देश हो, सभी उसी मॉडल पे आप काम करने पे लगे। और अभी तो मुझे लगता है अगले 10-20 साल इसी मॉडल पे चुनाव होते रहेंगे। उसके बाद देखते हैं कि जनता कुछ जागती है और कोई अन्य मॉडल, नया मॉडल या तो कोई आता है, तो उस पर फिर कैसा रिएक्शन आता है। कह सकते हैं कि राठी जी ने एक अघोषित ऐलान कर दिया है कि अगर ये ट्रेंड चलता है, राज्यों में कोई भी पार्टी सत्ता में है, तो अब उसे हटाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है वही पार्टी मुफ्त की चीज़ें दे सकती है और वही आपके खाते में पैसे जमा कर सकती है। चाहे वो लाडली बहना की बात हो, लाडली महतारी की बात हो या लाडली बेटी की बात हो, जो पैसे देगा उसे सरकार से हटाना बहुत मुश्किल है। एक चीज है राजीव जी, ऐसा नहीं है कि किसी को हटाना मुश्किल है। मध्य प्रदेश में अभी आप देखो, भले ही कांग्रेस विपक्ष में, लेकिन उसका वोट बैंक बहुत करीब है बीजेपी के, तो केवल सीटों का गड़बड़ है। लेकिन लोग आज भी, यदि आपकी छवि उज्जवल है, आपका भरोसा यदि जनता पर है, तो ऐसा नहीं, ये चीजें भी लोग एक तरफ रख देते हैं। तो वो आखिर कुछ विधायक तो जीतते ही हैं विपक्ष। देखिए, भरोसे की तो बात है ना, उनको भरोसा है कि जो पार्टी सत्ता में है, अगर वो पैसे देने की घोषणा करे तो वो दे देगी, ये भरोसा है, इसलिए वो सत्ताधारी दल को जिता देते हैं। तो भरोसा तो पैसे देने का है, सिर्फ सत्ता के बाहर जो पार्टियां, उन पर भरोसा कम है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये तो सत्ता में आना इनका कठिन है, और आए तो पता नहीं ये देंगे कि नहीं। जो सत्ता में वो तो तुरंत ही दे रहा है। हम बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या और कहीं की बात करें, तो उम्मीद करते हैं कि वोटर कम से कम पैसे के लालच के बजाय वो सिद्धांतों पर, पार्टी को देखकर
और हालांकि चुनाव का मौसम नहीं है, ये हम जो बात कर रहे हैं ये बेमौसम बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक वोटर लालच में नहीं पड़ेगा तब तक लोकतंत्र की दुर्गति की संभावना बढ़ जाएंगी। वोटर अगर लालच के बगैर वोट देगा तो फिर लोकतंत्र मजबूत होगा। अभी एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें पैसे दो और वोट लो, वोट मिला उसके बाद पहचाना नहीं पहचाना ये जीतने वाले की मर्जी की बात है। तो इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। मैं नागेंद्र जी आपका साधुवाद करता हूँ, योगराज जी आपका बहुत धन्यवाद, और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।